गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं। बच्चे, आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और उसका अध्याय 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब अपनी मेहनत लगन से जो है इतिहास बदल सकते हैं। आप खूब अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें अच्छे अंक लेकर आएं। इसी शुभकामना के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे जो है बोर्ड एग्जाम में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं और नीट वगैरह में भी बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प पादपों का एक महत्वपूर्ण भाग है और हमारे जीवन में पुष्प का बड़ा अहम रोल है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सब में बड़ा महत्व है पुष्प का। तो आइए देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। उन्होंने वर्गीकृत कैसे किया था पादपों को, आइए जानते हैं। तो आइकलर वैज्ञानिक का नाम है आइकलर और इन्होंने जितने भी पादप हैं संपूर्ण पादप एवं वनस्पतियों को दो भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट बच्चों, क्रिप्टोगैमस। इसको कह लीजिए बीज रहित क्रिप्टोगैमस। दूसरा फिनेरोगैमस, बीज युक्त। क्रिप्टोगैमस बीज रहित, इसमें 3 पार्ट्स, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और ये जो फिनेरोगैमस है बीज युक्त है, इसके 2 पार्ट्स हैं, अनावृत बीजीय और आवृत बीजीय। तो स्टूडेंट क्या लिख रखा मैंने, क्रिप्टोगैमस जो बीज रहित पादप थे, फिनेरोगैमस जो बीज युक्त पादप थे और क्रिप्टोगैमस को थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में विभाजित किया गया। बच्चे, थैलोफाइट में जो है शैवालें आती हैं, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल। और ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। ये पूछा जाता है प्रश्न। तो ब्रायोफाइट क्या है, वनस्पति जगत का उभयचर है और टेरिडोफाइट को वनस्पति जगत का सरीसृप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। फिर जो बीज युक्त पादप हैं उनमें क्या हमने देखा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। इसको जो है जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। समझ गए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो वास्तव में जो पुष्पीय पादप होते हैं, जो बीज युक्त पादप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आवृत बीजीय। और आवृत बीजी क्या होते हैं, आवृत बीजीय पादप वे पादप होते हैं जिसके बीज किसी खोले आवृत में या आवरण में ढके हुए होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, आवृत बीजीय पादप बोलते हैं।
चलिए स्टूडेंट, इसमें देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और कि ये जो हम पढ़ रहे हैं आवृत बीजी के बारे में, इसको और डिटेल्ड में समझते हैं। जो आवृत बीजी होते हैं वो वास्तव में ये जो हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, वो हम जो है पादपों की भ्रमणकी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, आवृत बीजी पादपों की भ्रमणकी। क्योंकि हम भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया तक पढ़ेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आवृत बीजीय पादपों की भ्रमणकी है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। समझ गए स्टूडेंट? तो सबसे पहली बात जो जानेंगे कि पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? पी माहेश्वरी, प्रोफेसर पी माहेश्वरी हैं। दूसरी चीज जो भ्रूणकी है, भ्रूणकी एम्ब्रियोलॉजी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई भ्रूणकी क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो भ्रूण के विकास में सहायक होती है। अब उसके बाद तीसरा टर्म आता है बच्चों भ्रूण। भ्रूण बीज के अंदर पाई जाने वाली वह संरचना होती है जो भविष्य में एक पादप का निर्माण करती है। समझ गए स्टूडेंट? अब तीसरी बात जो समझेंगे कि जब भी आवृत बीजियों की बात आती है, आवृत बीजीय पादप की बात आती है, तो सबसे पहला हमारा ध्यान पहुंचता है कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरिस पर, क्योंकि एक टिपिकल प्लांट है। इसी पर सारी चर्चाएं होनी है। सबसे पहले यही आवृत बीजीय पादप था जिसकी भ्रूणकी का अध्ययन किया गया था, इसलिए इसका नाम लेना जरूरी है। हालांकि हमारे किताबों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। ये टिपिकल प्लांट है। टिपिकल प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो जड़, तना, पत्ती तीनों में विभेदित होते हैं और इनमें जो है पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर पीढ़ी एकांतरण क्या है? तो पीढ़ी एकांतरण बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कह लेते हैं? पीढ़ी एकांतरण। कहने का मतलब जो बीजाणुउद्भिद अवस्था होती है, बीजाणुउद्भिद द्विगुणित होती है, डाइपॉइड होती है, और अगुणित जो होती है, जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद, ये जो है एन होती है। यानी कि ये जो है दोनों पीढ़ियां जीवन काल में एक दूसरे के बाद आती हैं, इसलिए इसको पीढ़ी एकांतरण बोल देते हैं स्टूडेंट। समझ रहे हैं? ये विकसित अवस्था होती है, ये थोड़ा कम विकसित अवस्था होती है। ये जो है एन होती है मतलब और ये क्या होती है? 2n। और अगर बात करें कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरिस की, तो यह एक टिपिकल प्लांट है और वास्तव में क्या है? ये बीड्स है, खरपतवार है जो शीत ऋतु में हिमालयी क्षेत्रों में वृद्धि करता है तो खरपतवार, लेकिन हमारी सारी जो स्टडी है इसी पर डिपेंड है, इसलिए हम जो है कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरिस को जो है जरूर पढ़ते हैं। और ये टिपिकल प्लांट है, हमने बताया। जैसे आप लोग क्लास 11th में काकरोच पढ़े होंगे, वैसे तो 7 लाख जीव जातियां होती हैं कीटों की, लेकिन हमारे कोर्स में केवल रखा गया है काकरोच को। क्यों? कभी सोचा आपने? इसलिए रखा गया है कि वो एक टिपिकल कीट है, उसके अंदर वो सभी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे अध्ययन के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए हम हमारे कोर्स में एक प्रारूपिक कीट
डैश काकरोच, ऐसा चैप्टर जो है आप अरिहंत की बुक चलती है उसमें देखेंगे तो यही नाम है उसका। तो समझ गए। अब आखिर 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि बच्चे ये जो पुष्पों की जो खेती है इसको क्या बोलते हैं? तो पुष्प की जो खेती होती है, पुष्प की खेती इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और दूसरा प्रश्न कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। समझ गए बच्चे? ये सब सारी चीजें थी जो हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे पुष्प की संरचना की। पुष्प क्या है? तो आपको बताते चले कि अभी हमने आपको बताया कि बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है और युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद बीज का निर्माण करते हैं, युग्मकोद्भिद युग्मक बनाते हैं। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के बाद आती हैं, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और ये सारी घटनाएं जो भी घटनाएं हम पढ़ रहे हैं एक विशेष संरचना से संबंधित होती है जिसे हम पुष्प कहते हैं। तो कहने का मतलब कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है स्टूडेंट? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। और ये इसको प्ररोह क्यों कहा गया है? कि जैसे मान लीजिए कोई बीज है और बीज के अंदर क्या है? भ्रूण है। तो भ्रूण के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो है जिसे आप प्रारंकुर कहते हो, प्रारंकुर, और दूसरा क्या होता है? मूलांकुर होता है। क्या होता है? मूलांकुर होता है। इसको प्लूम्यूल कहते हैं, इसको रेडिकल कहते हैं इंग्लिश के अंदर। बच्चों हम इंग्लिश भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स लेकर बैठिए, सारी चीजों को नोट करिए जिससे आपको जो है समझने में और याद करने में आसानी हो। तो ये जो प्रारंकुर होता है ये बाह्य पादप के बाह्य भाग में वृद्धि करता है। और जो प्रारंकुर होता है, प्रारंकुर, इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है? जड़, तना, पत्ती, शाखा और पुष्प। समझ गए? तो ये जो है प्रारंकुर का निर्माण करता है। और जो जड़ें होती हैं वो विकसित होकर क्या बनाती हैं? मूलांकुर बनाती हैं, मूल तंत्र बनाती हैं। तो इसलिए जो है पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह कहा गया है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो है एक पुष्प होता है, पुष्प से शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं पर जो है पत्तियां विकसित होती हैं और उसके आगे जो भी चीजें घटित होती हैं सब कहीं ना कहीं शाखा और प्ररोह से संबंधित हैं। इसलिए हम इसको जो है क्या कह लेते हैं? प्ररोह तंत्र कह लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो अब हम पुष्प की संरचना के विषय में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने पुष्प के भाग जो है दिखाई दे रहे होंगे ना। तो सबसे पहले जो है जानते हैं कि जो पुष्प होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पुष्प के भाग इस डायग्राम के माध्यम से सब दिखाई दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट जो पुष्प होता है, पुष्प के मुख्यतः जो है 4 भाग होते हैं। कौन? यहां पे लिख देते हैं नंबर फर्स्ट, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। अभी और बात करेंगे डिटेल्ड में। दूसरा दल पुंज, दल पुंज। तीसरा पुमंग। चौथा जायांग।
इसको कैलिक्स कहते हैं स्टूडेंट, इसको कोरोला बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, इसको गायनोसियम बोलते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है पुंकेसर है, जायांग है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, बीजांड है, पुष्पासन है। ये पुष्पासन के पहले ये जो डंठल नुमा संरचना देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो डंठल नुमा संरचना देख रहे हैं इसको पुष्प वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत। ठीक, पुष्पासन जिसको हम क्या बोल लेते हैं, थैलेमस बोल लेते हैं, कैलिक्स, कोरोला, ये सब इंग्लिश शब्द लिखे ही गए हैं, समझ रहे हैं। कैलिक्स को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, समझ रहे हैं, और कोरोला को दलपुंज बोलते हैं। अब ये बात समझने वाली है स्टूडेंट कि इसको हम क्या बोल लेते हैं, बाह्य दलपुंज। हमने लिखा है ना कैलिक्स को क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, लेकिन जो इसकी इकाई होती है उसको हम दल कहते हैं। यानी कि पुंज का मतलब ही समूह होता है, इसका मतलब क्या होता है, समूह होता है। और जब कई बाह्य दल आपस में मिलते हैं, कई बाह्य दल आपस में मिलते हैं, जिसको हम सेपल कहते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेपल कहते हैं। कई दल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दल पुंज का। और इसी तरह कई दल मिलते हैं, कई दल मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, दलपुंज का निर्माण करते हैं। और दल को जो है पेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पेटल बोलते हैं। इंग्लिश सब याद रखिएगा, पेटल बोलते हैं। और जो बाह्य दल होते हैं कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। और जो दल होते हैं ये रंगीन भाग होते हैं। कौन से भाग देख रहे हैं, सब रंगीन भाग है। ये कहां लिखा है, ये कैलिक्स दल, ये जो है रंगीन भाग होते हैं, ये वाला भाग, ये रंगीन भाग होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि परागण की जो प्रक्रिया है वो हो सके। तो ये जो पेटल्स होते हैं, तमाम पेटल्स मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, कोरोला का निर्माण करते हैं। पुष्पासन जिसको इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं, ये पुष्पासन नाम से ही लग रहा है आसन, जिस पर चारों चक्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरल होल्स कहते हैं, वो सब इसी पे टिके रहते हैं। जैसे चेयर होती है तो हम उस पर बैठते हैं तो चेयर हमारे लिए हमारा क्या होता है, आसन होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पुष्पासन है, पुष्पासन के ऊपर पुष्प की संरचनाएं स्थित होती हैं। और पुमंग, पुमंग और जायांग। अब देखिए स्टूडेंट, दो चीजें हैं यहाँ पे, पुमंग और जायांग। और हमने क्या बताया, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, दल पुंज, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सहायक अंग। कहीं ना कहीं ये जो है मदद करते हैं परागण की प्रक्रिया में, इसलिए इसको सहायक अंग कहते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। और दूसरा जो है पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग, इसको लैंगिक अंग बोलते हैं बच्चों, लैंगिक अंग बोलते हैं। और यहां पर भी जान लेना आवश्यक है कि जो पुमंग होते हैं, पुमंग, इसकी इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। देखिए पुंकेसर की संरचना आप देख पा रहे होंगे। पुंकेसर, इसमें जो है दो चीजें होती हैं, ऊपर लिख रखा है ना ये परागकोश, ये देखिए परागकोश जिसको एंथर बोलते हैं, और तंतु या पुतंतु जिसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, तंतु। देख लीजिए, तंतु या डंठल, इसी को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर। समझ गए।
अब इसमें परागकण होता है, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन सेक होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो कुल मिला के जो है, जो नर जनन अंग है, नर जनन अंग, पुष्पों का जो नर जनन अंग है उसको जो है पुमंग कहते हैं। और पुमंग किसकी का मतलब, पुमंग किससे मिलकर के बना होता है? पुंकेसर से मिलकर के बना होता है। पुंकेसर जो है इसकी इकाई होती है पुमंग की। समझ गए स्टूडेंट? किसकी इकाई होती है? पुंकेसर की इकाई होती है, पुमंग की इकाई होती है। अब दूसरा वाला भाग स्टूडेंट, जायांग। जायांग किससे मिलकर के बना होता है? स्त्री केसर अथवा अंडक से, इसी का नाम अंडक भी है, ठीक। और स्त्री केसर को पिस्टिल बोलते हैं, अंडक को कार्पल बोलते हैं स्टूडेंट, कार्पल। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। कहने का मतलब जो जायांग की इकाई है वो स्त्री केसर या अंडक होती है। इसको जो है स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। समझ गए स्टूडेंट? क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल के 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसको स्टिग्मा, स्टाइल अथवा ओवरी के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो हम लोग क्या पढ़े आज? फ्लोरल होल्स पढ़े, 4 चक्र पढ़े, जिसमें 2 सहायक चक्र होते हैं, 2 आवश्यक चक्र होते हैं, या कह लीजिए लैंगिक चक्र होते हैं। और इनमें जो है बाह्य दल पुंज, तमाम जो है बाह्य दल मिलते हैं तो बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं, तमाम दल मिलते हैं तो बाह्य दल का निर्माण करते हैं, तमाम पुंकेसर मिलते हैं तो पुमंग का निर्माण करते हैं, तमाम स्त्री केसर मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? जायांग का निर्माण होता है। आपको हम पुष्प की संरचना दिखाए, उसमें थैलमस क्या होता है और उसमें जो है पुमंग, जायांग, सारी चीजें आप देखें। उसी प्रकार जो है सब किन किन, कौन कौन से चक्र किन किन चीजों से मिलकर के बने हैं उसके बारे में बताए। अब हम यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पुंकेसर, पुंकेसर ना, पुंकेसर जो कि नर जनन अंग है, हमारे आपके लेक्चर में अगली चर्चा पुंकेसर के बारे में होगी। तो हम आशा करते हैं कि जितनी चीजें पढ़ाई गई होंगी आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई चीज रह गई हो समझ में आने से तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।